हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल वी विनर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप अपने वी विनर्स चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको ये देनी है आज मुझको कि आप जितने भी स्टूडेंट्स किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एंट्रेंस दे रहे हैं तो उसके लिए आपको जो जीएस और जीके का पार्ट तैयार करना होता है, उसके लिए हमारा एक और चैनल है, उसका नाम है जीके मैजिकल क्लासेस। आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको देखिए, उस चैनल पर जाइए, उसको ज़रूर पढ़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आपको आपके एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आज का हम लोग जो सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आकांक्षा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-1948, ठीक है, और 1948-49 यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49। इसका एक और नाम भी है राधा कृष्णन आयोग। क्यों है ये नाम हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें आपके 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं, बताने की ज़रूरत है तो फिर भी बता रही हूँ। इसका एक नाम अगर कहा जाए तो राधा कृष्णन आयोग है। राधा कृष्णन आयोग का दूसरा नाम कहा जाए तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है। और अगर सन कहा जाए तो 1948-49, ठीक है, 1948-49। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा। फिर वही हमारा बात, पहला फॉर्मूला कि आयोग बना तो क्या परिस्थितियाँ रहीं, आखिर कौन से कारण थे, तो हमें जानना ज़रूरी है कि आयोग की नियुक्ति किन कारणों से हुई और कब हुई, ठीक है। इसके हेड कौन थे, इस सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। ब्रिटिश शासन के अंतिम 50 वर्षों में भारत में उच्च शिक्षा का विकास अत्यंत तीव्र गति से हुआ था। इस अवधि में कई विश्वविद्यालयों की स्थापना भी हुई, परंतु ये वृद्धि संख्यात्मक अधिक थी और गुणात्मक कम थी। परिणाम स्वरूप उच्च शिक्षा का स्तर गिरने लगा, ठीक है। तो आपने इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये किस चीज़ पे फोकस्ड है। इन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन के अंतिम 50 वर्षों में भारत में उच्च शिक्षा का विकास तीव्र गति से हुआ। मतलब विकास तो हुआ, मतलब विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई बहुत सारे, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, गुणात्मक नहीं, क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं थी, ठीक है। केवल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस बढ़ रहे थे, लेकिन उसमें कोई भी गुणवत्ता या क्वालिटी जैसी चीज़ नहीं थी, ठीक है। तो क्या हुआ, उच्च शिक्षा का स्तर गिरने लगा। नेक्स्ट देखिए, सन 1947 में जब भारत ने स्वाधीनता प्राप्त की तो यह महसूस किया जाने लगा कि उच्च शिक्षा में व्याप्त कमियों को दूर करके राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च शिक्षा का पुनर्गठन करना आवश्यक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा में बहुत सारी कमियां थी। निश्चित सी बात है कि एजुकेशन सिस्टम में धीमे धीमे किन्हीं विषयों पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हम उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं, उसमें कई कमियां थी, तो उसको क्या करना था, ध्यान देने की बात थी और उसको दूर करने की बात थी। यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि हायर एजुकेशन में काफ़ी सारी कमियाँ आ गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंतर विश्वविद्यालय परिषद तथा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद, यहाँ 2 परिषद हैं, अंतर विश्वविद्यालय परिषद और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने भी तत्कालीन विश्वविद्यालयी शिक्षा की स्थिति पर विचार किया और एक प्रस्ताव पारित किया कि भारत सरकार भारतीय विश्वविद्यालयों का मार्गदर्शन करने के लिए एक ऐसा आयोग गठित करे जो देश की वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार लाने और इसका विकास करने के लिए सुझाव प्रस्तुत करे। मतलब इन्होंने कहा कि भारत सरकार भारतीय विश्वविद्यालयों का मार्गदर्शन करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर 2 परिषद की बात की गई है, इसको देखिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि एक ऐसा आयोग गठित हो जो देश की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को, भाई ऐसा होता है कि शिक्षा एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करती है जो देश के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नागरिक के तौर पे व्यक्ति को प्रस्तुत करता है। अगर हम यहाँ देखें तो अपने देश की जो आवश्यकता है, अगर हमें अपने देश को रिप्रेजेंट करना है तो हमें अपने देश के लिए एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना होगा, क्योंकि हम अपने जो भावी पीढ़ी है, जो युवा वर्ग हैं, उनको आगे लाने के लिए, उनको एक ऐसा पूरा सा कंप्लीट पर्सनालिटी बनाने के लिए हमें एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत होती है। तो उसी की बात इन्होंने करी है कि देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार लाने की बात करी थी, यानी कि उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा।
इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 4 नवंबर सन 1948 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, शॉर्ट में भी आप लिखेंगे, लॉन्ग में तो लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है, कब? 4 नवंबर 1948, ये डेट है, इसको याद रखिएगा। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर राधाकृष्णन, यानी कि इसके अध्यक्ष कौन हुए? डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर सचिव की बात कर ले तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो भी आप इसको लिखेंगे, लॉन्ग आएगा तो लिखना ही लिखना है। सचिव श्री निर्मल कुमार सिद्धांत। ठीक है, तो ये आपका 3 तरीके से यूज होने वाला है, लॉन्ग में भी, शॉर्ट में भी, और अगर आपका मल्टीपल चॉइस आता है उसमें भी। अब देखिए आयोग की संस्तुतियाँ, मुख्य मुद्दा कि क्या रिकमेंडेशंस थी इनकी। चूँकि इस जो आपका ये आयोग है, इस आयोग को हमने हायर एजुकेशन से जोड़ा हुआ है, हायर एजुकेशन की बात ही यहाँ पर की जा रही है क्योंकि इसका नाम ही आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है। तो इसने सबसे पहले विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य बनाए। किसी भी एजुकेशन सिस्टम को शुरू करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अचीव क्या करना है। अगर हमें यही नहीं पता है कि हमें अचीव क्या करना है तो हम फिर कैरिकुलम, टीचिंग मेथड, टीचर, स्टूडेंट, स्कूल, इस सब का क्या करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को कहाँ ले जाना है, हम किस चीज़ की प्राप्ति की बात कर रहे हैं, वही ये आपके ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये शॉर्ट में क्वेश्चन भी आता है कि विश्वविद्यालय शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है कि इसमें क्या उद्देश्य थे या क्या नहीं थे, तो आपको सारे जानने ज़रूरी हैं। ठीक है, आयोग ने उच्च शिक्षा के उद्देश्यों पर विचार करते हुए ऐसे शिक्षित नागरिक तैयार करने पर बल दिया जो विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान कर सके। यानी कि यहाँ पर नागरिक तैयार करने की बात की गई है जो कि देश का नेतृत्व कर सके। सेकेंड है प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्थापित करें। ठीक है, प्रजातांत्रिक मतलब सबको, हर व्यक्ति को बराबर का महत्व देने की बात करी, जो लोकतंत्र जिसकी हम बात करते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक धरोहर व मूल्यों को बनाए रखना, मतलब हमारे देश की जो संस्कृति है, एक स्पेशल कल्चर है। ठीक है, उस कल्चर को बनाए रखने की बात भी करी। नैतिक चरित्र उच्च आदर्शों से युक्त हो। कौन? ऐसे शिक्षित नागरिक तैयार करने थे उनको। ठीक है, जो विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र का नेतृत्व कर सके, हर जगह अपने देश को प्रस्तुत कर सके। ठीक है, प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्थापित करें, मूल्यों को बनाए रखें, नैतिक चरित्र उच्च आदर्शों से युक्त हों ऐसे व्यक्ति। ठीक है, राष्ट्रीय एकता व अनुशासन में सहायक हो, ऐसे व्यक्ति की बात करी गई है, तथा स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और भाईचारे के लिए समर्पित कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसलिए क्योंकि जब आप नेशनल लेवल पे अपने आप को बनाएंगे तो फिर अपने देश को आप कहाँ प्रस्तुत करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही तो प्रस्तुत करेंगे। तो ये सारी चीज़ें से युक्त एक ऐसा शिक्षित नागरिक बनाने की बात की गई थी और ये विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य थे। इसको आप कॉमा जहाँ लगा हुआ है ये इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अभी देखिए इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स में बात करी है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अध्यापक कल्याण की बात करते हैं, टीचर्स वेलफेयर की बात कर लेते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया के गुणवत्ता उन्नयन में अध्यापकों के महत्व को स्वीकार करते हुए आयोग ने अध्यापकों के वेतनमान व सेवा शर्तों में सुधार करने और उन्हें भविष्य निधि, जीवन बीमा, पेंशन व आवास की सुविधाएं देने की सिफारिश की। अध्यापक कल्याण, टीचर वेलफेयर की बात करी थी, तो उसमें इन्होंने क्या क्या विषय में बात करी। इन्होंने वेतनमान, उनकी सेवा शर्तें, जो काम करते थे, पढ़ाते थे, उसके लिए कुछ शर्तें थी, उसके ऊपर उनमें सुधार करने की बात करी थी। भविष्य निधि की बात करी, जीवन बीमा की बात करी, पेंशन की बात करी, आवास की बात करी। कुल मिला के एक टीचर के पूरी तरीके से कल्याण की बात करी कि कहाँ कहाँ उसको प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व किया जाए ताकि क्या हो सके, उच्च शिक्षा का स्तर अच्छा हो सके। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा का स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने के लिए आयोग ने विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में छात्रों की संख्या नियंत्रित करने। अभी स्तर गिर रहा है क्योंकि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बढ़ रहे हैं और क्वालिटी गिर रही है। इसको मेंटेन करने के लिए, हाई क्वालिटी या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मेंटेन करने के लिए छात्रों की संख्या नियंत्रित करने। ठीक है, विश्वविद्यालयी शिक्षा से पूर्व 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने, माध्यमिक शिक्षकों के लिए अभिनव पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने, कम से कम 180 दिन कार्य दिवस रखने,
पुस्तकालयों को समृद्ध करने, प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण करने और उत्तीर्ण प्रतिशतांक बढ़ाने का सुझाव दिया। कितने सारे पॉइंट्स हैं इसमें कि छात्रों की संख्या नियंत्रित, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड स्टूडेंट्स भर रहे हैं, गुणवत्ता गिर रही है, उसको मेंटेन करने की बात करी। विश्वविद्यालय शिक्षा से पूर्व आप स्कूलिंग अपनी अच्छे से पूरी कर लीजिए। माध्यमिक शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करी, कैसे? अभिनव, ठीक है। 180 दिन का कार्य दिवस होना चाहिए। पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी को अच्छा इनरिच करने की बात करी गई है। प्रयोगशालाओं को का आधुनिकीकरण का मतलब ये नहीं कि पुराने ही जितने भी जो है टूल रखे हों, ऐसा नहीं है, वहाँ पर नए चीज़ों को भी लाने की बात करी गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि और उत्तीर्ण प्रतिशतांक बढ़ाने का मतलब कि जो पास करने के नंबर है उनको हाई करने की बात की गई थी, तो उच्च शिक्षा का स्तर मेंटेन करने की बात की गई थी, ठीक है। अध्ययन पाठ्यक्रम कोर्सेज ऑफ स्टडी में बात करें तो विशिष्टीकरण की अति को दूर करने के लिए आयोग ने सामान्य शिक्षा के सिद्धांत को अविलंब अपनाने का सुझाव दिया। विशिष्टीकरण का मतलब स्पेशलाइजेशन, अब एक ही चीज़ के स्पेशलाइजेशन का जो अति हो गया था उसको दूर करने के लिए सामान्य शिक्षा के सिद्धांत को उन्होंने अपनाने की बात करी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्नातकोत्तर शिक्षा तथा अनुसंधान यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन एंड रिसर्च। आयोग ने कहा कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में एक विशिष्ट विषय का अध्ययन व अनुसंधान विधि को रखा जाए। स्नातकोत्तर यानी कि पीजी लेवल की बात कर रहे हैं कि एक विशिष्ट विषय का अध्ययन, जैसा कि आप देखते हैं कि हम लोग एक ही सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करते हैं, पीजी करते हैं, वैसे यहाँ पर भी इन्होंने कहा कि एक विशिष्ट विषय का अध्ययन और अनुसंधान विधि को रखा जाए। रिसर्च की बात करी है जो इनका एक अच्छा पॉइंट था। पीएचडी के छात्रों का चयन अखिल भारतीय स्तर पर किया जाए, अखिल भारतीय स्तर पर करने की बात करी पीएचडी के लिए, और शिक्षा मंत्रालय द्वारा बड़ी संख्या में छात्रवृत्तियां दी जाए। स्कॉलरशिप की बात की गई थी और अध्यापक छात्र संबंधों में घनिष्ठता लाई जाए। टीचर स्टूडेंट्स जो है आपस में कैसे संबंधों घनिष्ठ हो, यानी कि जो प्रॉब्लम्स हो उन्हें मिलके सॉल्व कर सकें और जिससे कि अनुसंधान का गुणात्मक स्तर सुधर सके, यानी कि रिसर्च लेवल जो है वो अच्छा हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है वृत्तिक शिक्षा, प्रोफेशनल एजुकेशन। आयोग में कृषि, वाणिज्य शिक्षा, अभियांत्रिकी व तकनीकी, कानून, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए अनेक संस्तुतियाँ की। यानी कि प्रोफेशनल एजुकेशन की बात कर ले तो उसमें इन्होंने कृषि, वाणिज्य शिक्षा, अभियांत्रिकी, कानून, चिकित्सा, इन सारी चीज़ों में क्या किया, बहुत सारी रिकमेंडेशंस की थी ताकि सुधार किया जा सके। शिक्षा के माध्यम की बात कर लेते हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की किस माध्यम से पढ़ाया जाए। तो आयोग ने शिक्षा के माध्यम के संबंध में सिफारिश की थी कि अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के शब्दों को यथावत स्वीकार कर लेना चाहिए। इनका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं जो हैं उनके शब्दों को यथावत स्वीकार कर लेना चाहिए। अंग्रेजी के स्थान पर किसी आधुनिक भारतीय भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। अंग्रेजी के स्थान पर किसी आधुनिक भारतीय भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए तथा उच्च स्तर पर त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत प्रादेशिक भाषा, संघीय भाषा और अंग्रेजी का अध्ययन कराया जाना चाहिए। यानी त्रिभाषा सूत्र की बात भी करी थी और कहा था कि इसमें प्रादेशिक भाषा हो, संघीय भाषा हो और अंग्रेजी का अध्ययन कराया जाना चाहिए। तो इन्होंने शिक्षा के माध्यम के लिए भी काफ़ी सारे गाइडलाइंस दिए। अभी देख लेते हैं इन्होंने एग्जामिनेशन सिस्टम यानी कि परीक्षा प्रणाली के बारे में क्या बताया था। आयोग ने परीक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करने और वस्तुनिष्ठ परीक्षा को आयोजन करने की महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। आयोग ने कहा वस्तुनिष्ठ का मतलब वही जो आप देते हैं, जिसको एमसीक्यू बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, वही है वस्तुनिष्ठ, उस तरह का क्वेश्चन होना। और दूसरा वस्तुनिष्ठता का मतलब ये भी है कि जिसका जैसा भी आंसर हो उसके हिसाब से आंसर देना, उसमें बायसनेस ना जोड़ना, ठीक है। जिसका उत्तर जितने नंबर का योग्य हो उसको उतने ही नंबर देना, ठीक है। तो इस नज़रिए से भी आप वस्तुनिष्ठ नज़रिया अप्लाई कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव नज़रिया अप्लाई कर सकते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का नज़रिया भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा का आयोजन करने की महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। आयोग ने कहा कि कम से कम 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त शिक्षकों को परीक्षक नियुक्त किया जाए तथा प्रथम श्रेणी 70%, इन्होंने कहा कि प्रथम श्रेणी 70% पे हो, द्वितीय श्रेणी 55 पे और तृतीय श्रेणी 40% पर रखने तथा कृपांक प्रणाली बंद करने का सुझाव दिया। इन्होंने देखिए प्रथम श्रेणी 70% पर, आज हम लोग 60 पर ही फर्स्ट डिवीज़न मान लेते हैं जो देखते हैं। तो आपने देखा कि इन्होंने हायर एजुकेशन की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कितनी सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है। अभी इन्होंने धार्मिक शिक्षा की बात करी। आयोग ने सभी धर्मों को शिक्षा व महापुरुषों के जीवन वृत्तांतों को पाठ्यक्रम में स्थान देने का, ठीक है, सुझाव दिया, जिससे छात्रों में सभी धर्मों के प्रति आदर हो। यानी कि
जितने भी धर्म हैं, ऐसा नहीं पर्टिकुलर कोई एक ही धर्म हो, सभी धर्मों के को शिक्षा और महापुरुषों के जीवन वृत्तांतों को, यानी कि सारे धर्मों को हमने शिक्षा में ऐड किया, और जितने महापुरुष भी हैं चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उनके जीवन में जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें रहीं जो आपके इतिहास का पार्ट रही हैं उनको हम ऐड करें, ताकि स्टूडेंट्स में सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव हो। ठीक है। नेक्स्ट है छात्र कल्याण, स्टूडेंट वेलफेयर की बात कर लें तो आयोग ने छात्रों के हितों का ध्यान रखने के लिए विश्वविद्यालय कॉलेजों में छात्र कल्याण परिषदें बनाने की बात करी। किसकी बात करी? छात्र कल्याण परिषदें, स्टूडेंट वेलफेयर। ठीक। नेक्स्ट है ग्रामीण विश्वविद्यालय, कृषि शिक्षा के विकास के लिए राधाकृष्णन आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की। अब एक ये ऑब्जेक्टिव आता है कि ग्रामीण विश्वविद्यालय का सुझाव किसने दिया? ठीक है, तो आप राधाकृष्णन आयोग को टिक करने वाले हैं। ठीक है। आयोग ने कहा कि इसमें भूमि सुधार अभियंत्रण, जल नियंत्रण अभियंत्रण, ग्रामीण उद्योग, ग्राम्य कलाएं, ग्राम्य चिकित्सा, ग्राम्य समाजशास्त्र, ग्राम्य प्रशासन, विकसित ग्राम्य प्रशासन, विकसित ग्राम नियोजन जैसे पाठ्यक्रम चलाए जाए। ये सारे क्या हैं? पाठ्यक्रम के नाम हैं जो चलाने की बात ग्रामीण विश्वविद्यालयों में की गई थी। ये काफ़ी जगहों पे पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, ग्रामीण विश्वविद्यालय का जो सुझाव था वो किस आयोग ने दिया था। ठीक है। अब हम लोगों ने इसको देखा सारे पॉइंट्स को, इसके अलावा और भी एक आध पॉइंट्स हैं, देख लीजिए। संविधान तथा नियंत्रण। ठीक है। आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में रखने का सुझाव दिया। अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा को समवर्ती सूची में पहुंचाने में किसका योगदान था? राधाकृष्णन आयोग का। आयोग के अनुसार वित्त सुविधाओं के समन्वय, राष्ट्रीय नीतियों के अंगीकरण, प्रभावी प्रशासन के स्तर को बनाए रखने तथा विश्वविद्यालयों व राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के बीच संपर्क जैसे कार्य हेतु सरकार का उत्तरदायित्व होना चाहिए। मतलब वित्त सुविधाओं का समन्वय होना चाहिए, राष्ट्रीय नीतियों का अंगीकरण, प्रभावी प्रशासन के स्तर को बनाए रखना, विश्वविद्यालय व राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के बीच संपर्क, यानी कि जितने भी कार्य हैं ये सरकार का उत्तरदायित्व होना चाहिए। किसके लिए कहा इन्होंने? हायर एजुकेशन के क्वालिटी को, स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। और समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा। ठीक है। अब इसको आज से आप जोड़ के देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था, फाइनेंस की बात कर लेते हैं। आयोग ने उच्च शिक्षा की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अधिक मात्रा में अनुदान देने की सिफारिश की और केंद्रीय अनुदान आयोग की स्थापना का सुझाव दिया। केंद्रीय अनुदान आयोग की स्थापना का सुझाव दिया, ये भी आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। ठीक है। समवर्ती सूची वाला सवाल भी आता है ये भी। ठीक है। नारी शिक्षा, आयोग ने नारी शिक्षा का तेजी से विकास करने की सिफारिश की और कहा कि लड़कियों के लिए गृह अर्थशास्त्र, नर्सिंग व ललित कला जैसे विषयों की शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी कि नारी शिक्षा के लिए इन्होंने सब्जेक्ट रखा गृह अर्थशास्त्र, नर्सिंग और ललित कला, और कहा कि वुमेन एजुकेशन का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि उन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट्स पर डिस्कस किया है। अगर हम इसके सिफारिशों का मूल्यांकन कर लेते हैं तो मूल्यांकन में हमें क्या देखना होगा? प्लस और माइनस दोनों, यानी कि गुण और दोष दोनों, मेरिट और डेमेरिट दोनों। चलिए गुण देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग। आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए श्रेष्ठतम उद्देश्यों का निर्धारण किया जो स्वतंत्र भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रजातांत्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक सिद्ध होंगे। यानी कि अगर इनके उद्देश्यों की बात करें, जो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस किया था हमने, वहां पर देखा जाए तो उन्होंने श्रेष्ठ उद्देश्य रखे थे। कैसे? जो भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रजातांत्रिक सभी तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, क्योंकि एक ऐसा नागरिक बनाने की बात की थी जो बहुत सारे गुणों से युक्त होना हो। आपको पहला पॉइंट याद हो। सेकंड है, आयोग ने शिक्षकों के महत्व और उत्तरदायित्व, शिक्षकों की स्थिति में सुधार और उनके वेतन आदि के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। शिक्षक के बिना एक शिक्षा का जो कार्य होता है वो अधूरा होता है, इसीलिए शिक्षक के महत्व को, उसकी स्थिति में सुधार को, उसके वेतनमान आदि को जो उन्होंने सुझाव दिए थे, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए, जो आप देख सकते हैं। तो ये इसके गुण में काउंट होगा। नेक्स्ट है, आयोग ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान हेतु व्यापक एवं उपयोगी सुझाव प्रस्तुत करके देश में वैज्ञानिक प्रगति हेतु मार्ग प्रशस्त किया। इन्होंने पीजी लेवल पर जो है, आपने रिसर्च की बात करी है, तो पीजी लेवल पर उन्होंने रिसर्च की बात जो करी थी वो भी इन्होंने जो कहा वो भी इनके हम गुण में ऐड करेंगे। ठीक है। आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव दिए, तो इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा के बारे में भी जो सुझाव दिए उसको भी हम कहाँ पे गुण में काउंट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, आयोग ने भारतीय भाषाओं और संघीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार करके
भाषा समस्या के समाधान हेतु सार्थक प्रयास किए। तो एक भाषा का इशू बहुत पहले से चला आ रहा है और कहीं ना कहीं वो मौजूद भी रहता है वर्तमान में भी। तो आप देखेंगे कि उसके लिए भी इन्होंने जो आपके सुझाव दिए थे उसको भी हम किस में काउंट करेंगे, गुण में। ये इनके सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इसी को हम गुण बोलेंगे, इसी को हम विशेषताएं भी कह सकते हैं। ठीक है। आयोग ने वर्तमान निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली के दोषों को दूर करते हुए वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं, मनोवैज्ञानिक एवं योग्यता परीक्षाओं आदि को अपनाने का सुझाव देकर परीक्षा प्रणाली को दोषमुक्त बनाने का प्रयास किया। निबंधात्मक का मतलब जो आप लॉन्ग आंसर लिखते हैं, आप मल्टीपल चॉइस जो देख रहे हैं वो है आपका वस्तुनिष्ठ। ठीक है। मनोवैज्ञानिक योग्यता परीक्षाएं, आप देखते हैं किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के पहले बच्चे की योग्यता का जो जांच होता है कि वो साइंस के स्ट्रीम में जाने योग्य है कि नहीं। ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो कला के क्षेत्र में जाने योग्य है कि नहीं, कॉमर्स के क्षेत्र में किस एरिया में उसका माइंड अच्छा चलता है। तो मनोवैज्ञानिक योग्यता और योग्यता परीक्षाएं, ये सारे कंसेप्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इन्होंने देने की बात करी और परीक्षा प्रणाली को दोषमुक्त बनाने की बात करी। आयोग ने स्त्री शिक्षा के विकास के लिए सह शिक्षा पर बल दिया, कोएड की बात करी। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट है इसका, तो हम गुण में ले लेंगे इसको। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का सुझाव देकर महत्वपूर्ण कार्य किया। समवर्ती का मतलब है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का इस पर अधिकार होगा, दोनों ही अपने सुझाव दे सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही होते हैं, इसलिए समवर्ती सूची है। ये इनका जो एक खास चेंज था, गुण में रखेंगे हम। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में वित्त की व्यवस्था हेतु आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गठित करने की संस्तुति की। इंपॉर्टेंट चेंज है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसको ध्यान रखिएगा, गुण में काउंट करेंगे इसके। और ग्रामीण कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्थापना की संस्तुति करके आयोग ने भारतीय ग्रामीणों की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं उसकी सामान्य उन्नति एवं प्रशिक्षण हेतु अवसर प्रदान किया। जो हमने बताया आपको ग्रामीण विश्वविद्यालय वाले चेंजेस, वो भी इनके एक स्पेशल चेंजेस थे और इससे क्या हुआ, भारतीय ग्रामीणों की आवश्यकताओं की पूर्ति की बात यहाँ पर जो है कंप्लीट हुई। तो ये सारे पॉइंट्स आपके कहाँ होंगे, मेरिट में रखे जाएंगे, गुण में रखे जाएंगे, विशेषताएं कही जाएंगी। ठीक है, प्लस पॉइंट है ये। अभी हम लोग इसके दोष भी देख लेते हैं क्या है। कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट तो सभी चीज़ों में होते हैं। आयोग द्वारा निर्धारित विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य यथार्थता से परे हैं। ये उद्देश्य इतने जटिल हैं जिनकी प्राप्ति संदिग्ध है। अब ये कहा गया कि जो इसके उद्देश्य थे वो क्या है, यथार्थता से परे हैं, मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, उनको हम अचीव नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट है, आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के उन्नयन के लिए उपयोगी सुझाव दिए हैं, परंतु उनके क्रियान्वयन में धन की कमी ने उनकी उपयोगिता को नष्ट कर दिया। परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय की शिक्षा का अभीष्ट उन्नयन नहीं हो सका। मीन्स बहुत से सुझाव तो दिए गए लेकिन उनके पास क्या नहीं था, फाइनेंस नहीं था, धन नहीं था, तो जो उन्होंने कहा उसको वो क्या नहीं कर पाए, अप्लाई नहीं कर पाए। ठीक है। तो विश्वविद्यालय के प्रशासन और प्रबंध कारिणी समिति के विषय में आयोग द्वारा प्रस्तुत सुझाव लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर है। ठीक है। इस संबंध में आयोग को प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों को आधार बनाना चाहिए था, जिससे विश्वविद्यालय शिक्षा भारतीय रूप एवं परिवेश में पुष्पित एवं पल्लवित होती। कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने विश्वविद्यालय के प्रशासन और प्रबंध कारिणी समिति के विषय में आयोग द्वारा प्रस्तुत सुझाव दिए वो लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर थे। ये एक पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि हम भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत के जब हम बात करते हैं अपने देश की, तो हमें अपने ही देश के इतिहास में जो विश्वविद्यालय रहे थे उनको आधार मानना चाहिए। क्योंकि तो लंदन है, लंदन का मतलब वहाँ का कल्चर हमारे देश में एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा। तो अगर हम अपने विश्वविद्यालयों की अतीत में देखा जाए, बहुत अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय थे, जैसे तक्षशिला, नालंदा, उनकी बात की जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। इसीलिए हमने इसको कहाँ काउंट किया, दोष में। ग्रामीण कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्थापना की आयोग की संस्तुति भी धन की कमी के कारण क्रियान्वित नहीं हो सकी। कहने का मतलब यह था कि जो ग्रामीण कॉलेजों की बात कर रही थी, विश्वविद्यालयों की बात करी गई थी, वो भी पैसे के अभाव में, धन के अभाव में उतना अच्छा कार्य नहीं कर पाई। और अगर लास्ट पॉइंट देखा जाए तो धार्मिक शिक्षा के संबंध में आयोग द्वारा प्रस्तुत सुझाव अस्पष्ट हैं। आयोग ने विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित कोई ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया। मतलब धार्मिक शिक्षा के बारे में भी उन्होंने कोई ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया। तो आपने यहाँ पर जो इस आयोग, राधाकृष्णन आयोग के बारे में देखा कि इन आयोगों ने कितने सारे विषयों पे बात करी है, लेकिन उसके कुछ गुणों और दोषों के साथ अगर देखा जाए तो भी हमें आखिरी में कह सकते हैं कि इसकी वजह से हमारे देश में काफ़ी कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं।
मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।